तो स्टूडेंट्स चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग बोहर मॉडल जो हमारा चल रहा था बोहर मॉडल, तो बोहर मॉडल से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था आपके पास Li प्लस 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 का मतलब +2, 2 प्लस लगा दिए तो मतलब +2 हो गया। Li प्लस प्लस की प्रथम उत्तेजित अवस्था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोहर त्रिज्या बोहर रेडियाई की कैलकुलेशन करनी थी हमने। प्रथम उत्तेजित अवस्था में बोहर रेडियस की कैलकुलेशन करनी थी। तो जब प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन चला गया है तो उसकी कक्षा दूसरी हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में अध्यय अवस्था में सामान्य अवस्था में वो पहली कक्षा में होता है, फर्स्ट शेल में होता है, प्रथम कक्षा में होता है। तो जब पहली बार उत्तेजित होता है, फर्स्ट टाइम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वो दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। तो यानी वो सेकंड शेल में पहुंच चुका है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। प्रथम उत्तेजित अवस्था में n का मान 2 हो जाएगा। तो जब आप n का मान 2 रखेंगे तो त्रिज्या का फार्मूला 0.529 इंटू n स्केयर, n का मान 2 है तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, बटे z होता है परमाणु क्रमांक, क्योंकि लिथियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो बटे में 3 लगाएंगे। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.705 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेडियाई का जो फार्मूला है, रेडियस का फार्मूला है 0.529 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड n/2। n कक्षा है, z परमाणु क्रमांक है, तो पहले का आंसर आपका डी आ जाएगा। फिर परमाणु की m कक्षा मतलब तीसरी कक्षा, पहली कक्षा को k, दूसरी को l, तीसरी कक्षा को m कहते हैं। m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का मान होता है 2n स्केयर। अब क्योंकि m तीसरी कक्षा है तो n का मान 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्केयर, तो 3 का स्केयर 9, 9 इंटू 2 18। नहीं तो सीधा देख ले, तीसरी कक्षा में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, ये आपको बताया हुआ है। तीसरी में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, s p d तीनों होते हैं। तो s कक्षक में आप कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं ज़्यादा से ज़्यादा s में? 2। p में 6, p में 6 हो जाएंगे, और d में 10, d में 10। s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास डायरेक्ट 18 आ जाएंगे, 2, 6, 8 और 10 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर था परमाणु की L कक्षा। L का मतलब पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L, सेकंड शेल, N का मान आ गया 2, दूसरी कक्षा है, में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, जिसका फार्मूला होता है NH/2π। और क्योंकि n की वैल्यू 2 आ गई है तो आप यहाँ n की वैल्यू पुट कर दें तो 2h/2π, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपका फार्मूला आ जाएगा h/π। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। उसके बाद निम्न में से हुंड के नियम का पालन नहीं करता वो विन्यास आपसे पूछा गया था। तो हुंड ने कहा था इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, जैसे इसने 3 कक्षक लिए तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, जो हुंड के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसने डायरेक्ट पेयरिंग कर दी, जबकि तीसरा अभी खाली पड़ा है। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देना होता, तो यहाँ भी एक आना चाहिए था, उसके बाद पेयरिंग होनी चाहिए थी। उसके बाद चले फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोहर त्रिज्या का मान है। He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब आएंगे तो कक्षा हो जाएगी दूसरी। अब आप बात कर रहे हैं हीलियम की, तो हीलियम के लिए आप R = 0.529 इंटू n स्केयर, यानी कक्षा का स्केयर, 2 का स्केयर बटे z। हीलियम खुद 2 नंबर पे आता है,
तो इसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 0.529 को 2 से गुना करेंगे तो 1.058 आ जाएगा आपके पास। छठा क्वेश्चन था आपके पास Li++ की द्वितीय उत्तेजित अवस्था सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कक्षा हो जाएगी तीसरी, और He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर कक्षा हो जाएगी दूसरी, n=2, शेल सेकंड हो जाएगी, और सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शेल हो जाएगी सेकंड, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में शेल हो जाएगी थर्ड। अब यहाँ आपको Li++ दिया है और यहाँ आपको He+ दिया है, रेडियस का रेशो निकालना है, तो R1/R2 = 0.529, क्योंकि अनुपात निकालना है तो R1/R2 कर देंगे, 0.529 इंटू n², तो कक्षा हो गई तीसरी, तीसरी का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो यहाँ 3 नंबर पे आता है ये, बट्टे 0.529 इंटू n², तो n हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और हीलियम आता है 2 नंबर पे, तो बट्टे 2। अब काट लो इसको, कट जाएगा ये 2 से, ये कट जाएगा 3 से, 0.529 से 0.529 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3/2, यानी 3:2। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, 3:2। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कहता है Li++ की द्वितीय उत्तेजित अवस्था सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कक्षा हो गई तीसरी, व तृतीय उत्तेजित अवस्था यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये इंग्लिश मीडियम में थोड़ा गलत हो गया, ये फर्स्ट यहाँ ये क्वेश्चन वापस ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है, तो तृतीय उत्तेजित अवस्था यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ कक्षा हो जाएगी चौथी, में बोहर त्रिज्या का अनुपात है, बोहर रेडियाई आपने निकालनी है, तो वही R1/R2 करें, = 0.529 इंटू n², n का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बट्टे लिथियम ही दिया हुआ है आपको, तो परमाणु क्रमांक 3 बट्टे 0.529 इंटू n का मान हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और बट्टे में परमाणु क्रमांक हो गया 3, तो सारा कट जाएगा, 0.529 से 0.529, 3 से 3, तो आपका उत्तर आ गया 9/16, यानी 9:16। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद चले 8th क्वेश्चन पे। 8th और 9th 2 क्वेश्चन ही आपके पास अलग थे, बाकी आपको लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा x से, कोई एक शेल है x, किसी दूसरी कक्षा y में स्थानांतरित होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया x शेल से, x कक्षा से y कक्षा में, x कक्षा से y कक्षा में। यदि दोनों कक्षाओं की त्रिज्या का जो अंतर है, रेडियाई का जो डिफरेंस है, वो प्रथम कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना हो, प्रथम कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना हो, यानी फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल की रेडियाई का 24 टाइम्स हो, तो सही संक्रमण है, करेक्ट ट्रांजिशन। ए ऑप्शन सर। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे है देख लें आप, आपको क्या दिया, पहले तो आप देखो अगले ने क्या कहा आपको, दोनों कक्षाओं की त्रिज्या का अंतर, दोनों कक्षाओं की त्रिज्या का अंतर, रेडियाई का जो डिफरेंस है, प्रथम कक्षा की रेडियाई का 24 टाइम्स है, प्रथम कक्षा की फर्स्ट शेल की त्रिज्या यानी रेडियाई का 24 गुना यानी 24 टाइम्स है। तो पहले तो आप प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकालें, प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो R = 0.529 इंटू n²। अब प्रथम कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना है अंतर, तो आप प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकाले, तो प्रथम कक्षा होगी, n का मान 1 आ गया, 1 का स्क्वायर बट्टे z, z यानी परमाणु क्रमांक, वो भी कितना आ गया 1,
तो बट्टे में 1 लगा दें, तो r बराबर 0.5 दोनों, प्रथम कक्षा की त्रिज्या ये है और आपको दिया हुआ है R1 माइनस R2 बराबर 24 इंटू 0.5 दोनों। त्रिज्याओं का जो अंतर है वो पहली कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना है। तो मैंने क्या किया, देखो दोनों की त्रिज्याओं का जो अंतर है वो पहली कक्षा की जो त्रिज्या थी, जो पहली कक्षा की त्रिज्या थी उसका 24 गुना है, यानी 24 टाइम्स है। तो यानी R1 माइनस R2 इक्वल टू 24 इंटू 0.529। समझ आ गया ये कैसे लिखा है? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो उसने कहा दोनों कक्षाओं की त्रिज्या का जो अंतर है, रेडियाई का जो डिफरेंस है वो प्रथम कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना है, यानी फर्स्ट शेल की जो रेडियाई है उसका 24 टाइम्स है। तो पहले प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकालो, फर्स्ट शेल की रेडियाई निकालो, तो वो आ जाएगी आपस 0.5 दोनों। अब दोनों कक्षा की त्रिज्या का जो अंतर है यानी R1 माइनस R2 है वो पहली कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना है। तो पहली कक्षा की त्रिज्या 0.5 दोनों, उसका 24 गुना यानी 24 टाइम्स करोगे तो 24 इंटू 0.529 ये आ गया। क्लियर? लास्ट जो मैंने बात लिखी है ये वाली R1 माइनस R2 वाली, ये वाली R1 माइनस R2 वाली, ये अगर किसी को क्लियर नहीं हुई है तो वो कंसल्ट कर ले। R1 माइनस R2 कितना आ गया? R1 माइनस R2 इक्वल टू पहली कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना। अब किसी को डाउट है यहाँ तक तो एक बार वो माइक ऑन कर ले अपना, नहीं तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। आगे सर एक बार फिर बताना। क्वेश्चन वापिस पढ़े। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़े क्या कहता है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है। ये तो कुछ बताया ही नहीं हमारे को, अगले ने आगे वाली लाइन में सारा कुछ बताया। उसने क्या कहा, यदि दोनों कक्षाओं की त्रिज्या का जो अंतर है वो पहली कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना है, तो पहले तो पहली कक्षा की त्रिज्या निकाल लो। तो पहली कक्षा की त्रिज्या निकाल लोगे। क्लियर? अब उन दोनों कक्षाओं की त्रिज्या का जो अंतर है वो पहली कक्षा की त्रिज्या का 24 गुना है। तो दोनों का अंतर, पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी थी? 0.5 दोनों का 24 गुना है, यानी 0.5 दोनों इंटू 24। समझ आ गए? यस सर। ओके, बहुत देखो एक ही लाइन के अंदर सारी बात उसने दी हुई है। अब आपके पास आ गया क्या, R1 माइनस R2 इक्वल टू 0.529 इंटू 24, ये आ गया। ठीक है, अब आप रेडियस 1 का फार्मूला लगाओ। 0.529 इंटू n स्केयर। n तो आपने ज्ञात करना है, कक्षा पहली कक्षा उसने देखो x माननी है, उसने पहली कक्षा x माननी है। ठीक है, तो आप यहाँ कक्षा का स्केयर x स्केयर और हाइड्रोजन एटम दिया है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 माइनस 0.529 और दूसरी कक्षा उसने माननी है क्या, y, तो इंटू y का स्केयर और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 बराबर 0.529 इंटू 24। तो ये आ गया 0.529 एक्स स्केयर माइनस 0.529 वाई स्केयर बराबर 24। कॉमन क्या आज 24 इंटू 0.5 दोनों, इंटू में 0.5 दोनों भी है। कॉमन क्या आ जाएगा बताओ दोनों में? कॉमन दोनों में कॉमन क्या? 0.529 बिल्कुल 0.529 कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो 0.529 बाहर निकाल लें, ब्रैकेट में बचा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बराबर 24 इंटू 0.529। तो 529 दोनों साइड से कट गया, यानी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बराबर 24 आएगा। यानी पहली कक्षा का स्केयर माइनस दूसरी कक्षा का स्केयर 24 आना चाहिए। अब आप ऑप्शन चेक करो, तो पहली कक्षा 5 दी हुई है तो 5 का स्केयर कितना होता है? 25,
माइनस दूसरी कक्षा आपको 1 दी हुई है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो बिल्कुल पहली कक्षा का स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा का स्क्वायर 24 आ रहा है, यानी पहली कक्षा 5 है और दूसरी कक्षा पहली है। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ x को अगर आप 5 रखें तो 5 का स्क्वायर माइनस y को अगर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर बराबर 24 आएगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में आया है। तो वो जो संक्रमण हुआ है वो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा में हुआ है। समझ आ गया है? कोई डाउट है तो माइक ऑन कर सकते हैं आप। देखो सर एक बार फिर चलता है लास्ट वाला। R1 माइनस R2 आ गया आपके पास 24, R1 माइनस R2 24 आ गया। आप R1 का मान रखें, R2 का मान रखें। R1 का मान हो गया 0.529 इंटू N1 स्क्वायर, पहली कक्षा का स्क्वायर। पहली कक्षा इसने x मानी है, x मानी है, यहाँ देख सकते हैं आप x, तो आप x का स्क्वायर कर दें, x स्क्वायर बटे परमाणु क्रमांक 1 है ही, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, तो ये बन गया 0.529 x स्क्वायर, 0.529 x स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा की त्रिज्या लिखेंगे तो 0.529 n स्क्वायर, और दूसरी कक्षा y माननी है तो y स्क्वायर, परमाणु क्रमांक 1 ही होता है हाइड्रोजन का, बराबर 24 इंटू में 0.529 और है ऊपर, ये रहा, यही वैल्यू पुट की है, इंटू 0.529, तो 0.529 दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, तो 0.529 कॉमन आ गया, 0.529 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24 इंटू 0.529, 0.529 दोनों साइड से कट गया, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर यानी पहली कक्षा का स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा का स्क्वायर बराबर 24 आना चाहिए। अब आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करोगे लेके आप ऑप्शन में चलो, पहली कक्षा का स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा का स्क्वायर निकालो, पहली कक्षा का स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा का स्क्वायर निकालो यहाँ। इसी प्रकार यहाँ से पहली कक्षा का स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा का स्क्वायर कर लो, पहली कक्षा का स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा का स्क्वायर कर लो, जहां आपको उत्तर 24 मिल जाए ना, सही संक्रमण वही है। तो कहाँ मिलेगा 24 आंसर? ए ऑप्शन में 5 to 1। तो बिल्कुल 5 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके सर। ए ऑप्शन आपका इस प्रकार से करेक्ट है। अभी भी कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर लें। देखिए मैं फिर आपको कहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट यही सोचते होंगे कि शायद एक्स्ट्रा चल रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं जाया जा रहा है। आपके एटम टॉपिक दिया है, एटम से अगला कोई क्वेश्चन उठाता है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये मान के चले। हम कुछ ना कुछ छोड़ेंगे ही एटम के अंदर, ये नहीं होगा हम सारा एटम डिस्कस कर लेंगे। सारा एटम डिस्कस करने के लिए हमारे को 15-20 दिन चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे सोमरफील्ड को भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, उसको भी डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसकी भी हम डेरिवेशन करते, फिर हम डी ब्रोगली संबंध पढ़ते, हाइजेनबर्ग पढ़ते, कक्ष को क्या करती पढ़ते, बहुत काम हमें पढ़ने वाला था अगर पूरा एटम करें तो हम लोग वही टॉपिक कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे से पूछा जा सकता है। देखो जेट में तो प्रॉपर आपका बताया हुआ है भाई ये चीज़ आपने करनी है, लेकिन रीड के अंदर हमारे उसने एक टॉपिक लिख दिया एटम। अब एटम का हम क्या पढ़े उसका कोई उसने हमारे को विवरण नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें हमारे हिसाब से चलना है। मैं फिर भी मेरी ओर से मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिस हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली आपको बुक में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बुक में बड़े सिंपल क्वेश्चन जो ऊपर चल रहे हैं वो आपको दिए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मैं यही कहूँगा हज़ारों में से कोई एक स्टूडेंट करके आएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग, मेरे से लगभग 151 स्टूडेंट इस बैच में है हमारे, लगभग 50 के नियर अबाउट आप लोग लाइव आते हैं, कभी 39 लाइव आ जाते हैं, कभी 47 लाइव होते हैं, कभी 52 लाइव हो जाते हैं। मैक्सिमम हमारी स्ट्रेंथ जो है वो यही रहती है, 50 के नियर, 40 to 50 के नियर अबाउट हमारी स्ट्रेंथ रहती है लाइव होने की। अब ये जो 50 स्टूडेंट कर रहे हैं ना, इनकी भी मैं गारंटी नहीं लूँगा कि ये वहाँ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम माइंड से स्लिप होना बहुत हल्की, बहुत छोटी चीज़ है, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है।
आप इस क्वेश्चन को अलग से नोट करें, इसको 5वें 7वें दिन करके देखें, ठीक है ना, 5वें 7वें दिन अपने आप करके देखें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी। मैंने क्लियर कर दिया है, आप इसको नोट करें अपने नोटबुक में। 5वें 7वें दिन 2-3 हफ्ते आप इसको कर लेंगे ना, तो उसके बाद भले ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो n बराबर 5 के लिए यानी 5वीं कक्षा के लिए ऊर्जा का मान होगा, 5वीं कक्षा के लिए सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल x/25, बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, 5वीं कक्षा की ऊर्जा आपको लिखनी है, ठीक है। तो पहले तो ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था, मूल अवस्था में कक्षा कौन सी लेते हैं हम लोग? मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में कक्षा कौन सी है? प्रथम कक्षा। प्रथम कक्षा, बिल्कुल पहली कक्षा। तो पहली कक्षा आएगी हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में जो कक्षा होती है। माइक ऑफ कर दिया करें प्लीज, माइक ऑफ कर दें अपना। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में जो कक्षा होती है वो होती है पहली, n=1, यानी पहली कक्षा में ऊर्जा एनर्जी आपको बता दी गई x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एनर्जी का फार्मूला लिखें, E=-13.6, ये पहली कक्षा के लिख रहे हैं, इंटू जेड स्केयर, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इंटू जेड स्केयर यानी 1 का स्केयर बटे n स्केयर, और मूल अवस्था में कक्षा भी पहली होगी बटे 1 का स्केयर। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जो कि उसने क्वेश्चन में x माना है। -13.6 को उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है ये x है, ये x है, तो उसने -13.6 नहीं कहा यहाँ, उसने कह दिया हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सोल्व करें, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सोल्व करें, वो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आप x मान लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको x मान लें। क्लियर? अब 5th कक्षा के लिए, 5th शेल के लिए आपने काउंट करनी है, तो आप 5th शेल के लिखेंगे E=-13.6 इंटू जेड स्केयर, जेड परमाणु क्रमांक होता है जो कि हाइड्रोजन का एक ही है, बटे n स्केयर, कक्षा 5वीं है तो 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, और -13.6 को क्वेश्चन में x बताया हुआ है तो -13.6 की जगह आप लोग x लिख दें, इंटू 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, बटे 5 का स्केयर 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार 5वीं कक्षा की जो ऊर्जा आ जाएगी वो x/25 आ जाएगी। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, गौर रखना बात पर। कहता है हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ग्राउंड स्टेट में जो उसकी एनर्जी है x है। तो पहले आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सोल्व करें, एनर्जी का फार्मूला लगाएं, E=-13.6, ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट में जो कक्षा होगी वो होगी पहली, और फार्मूला है आपका एनर्जी का E=-13.6 इंटू जेड स्केयर बट्टे n स्केयर, जेड स्केयर बट्टे n स्केयर। जेड जो है वो परमाणु क्रमांक है, और क्योंकि परमाणु आपको हाइड्रोजन दिया है यहाँ, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 का स्केयर और कक्षा भी पहली है बटे 1 का स्केयर। तो ये सॉल्व करेंगे तो पहली कक्षा यानी मूल अवस्था की ऊर्जा आ गई -13.6, जो कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि x है, अगले ने क्वेश्चन में कहा है तो हमने इसको x लिख दिया। ठीक है, अब अपने को 5वीं कक्षा के लिए निकालनी है, तो 5वीं के लिए फार्मूला लगाएंगे, E=-13.6, परमाणु हाइड्रोजन ही है तो हाइड्रोजन की कक्षा पहली है तो 1 का स्केयर बटे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 का स्केयर बटे कक्षा कौन सी ज्ञात करनी है हमें, 5वीं कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो 5 का स्केयर, और -13.6 को हमने x माना है, तो यहाँ -13.6 की जगह x लिख दें, -13.6 की जगह x आ जाएगा,
1 का स्केयर 1 हो जाएगा, यानी x इंटू 1 तो x ही आना है, बटे 5 का स्केयर 25 आना है, तो E बराबर x बटे 25। ये आपका आंसर आ गया। अब किसी को डाउट है 9th क्वेश्चन में तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले ने कहा है आपको मूल अवस्था में जो ऊर्जा है वो x है। ठीक है, मैं फिर यही कहूँगा टेस्ट में आपको क्वेश्चन जो होगा वो इससे लेवल का ही मिलेगा। टेस्ट आज हमारा जो टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा बीत गया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन इससे अपर लेवल का मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन वो आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा, एक क्वेश्चन आपको इससे अपर लेवल का दूंगा। अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परमाणु लाल, हरा, नीला, बैंगनी स्पेक्ट्रम देता है। एक एटम जो है वो रेड, ब्लू, ग्रीन और वायलेट कलर्ड स्पेक्ट्रम लाइन दे रहा है, और कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखा लाल रंग की होगी। लाल रंग मतलब दृश्य प्रकाश से जुड़ी हुई है। दृश्य प्रकाश से श्रेणी होती है कौन सी, बामर। और बामर श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधा देखे हमेशा दूसरी कक्षा में आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है तो ये पराबैंगनी प्रकाश से है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है तो ये भी पराबैंगनी प्रकाश से है। यहाँ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ रहा है तो बिल्कुल ये दृश्य प्रकाश से है। लाल, हरा, बैंगनी रंग सारा यही दिखने वाला है। तो ये आपके पास यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब किसी को डाउट है तो वो अपना माइक ऑन कर ले, फिर मैं यही कहूँगा। चले आगे। एक क्वेश्चन और, कल एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था रिएक्शन से। क्वेश्चन था N2 गैस प्लस 3H2 गैस। अच्छा क्वेश्चन था। रिवर्सिबल 2NH3 गैस। इक्वेशन गलत लिखी थी, यहाँ O लिखा हुआ था, यहाँ O नहीं आएगा। यहाँ रिएक्शन अमोनिया बनाने की लिखनी है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। बेटा किसने क्वेश्चन भेजा था वो माइक ऑन करें अपना एक बार, जिसने क्वेश्चन भेजा था। सर वो उसमें ओ ही लिखा था। वो बेटे वो पुराने सालों की कोई आपके पास किताब होएगी, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम दिए होंगे। तो वो नहीं सर, वो जेट का देखा था मैंने 2019 का। प्रॉपर पेपर देखा था। हाँ जी सर। पेपर में तो हो नहीं सकती गलती। नहीं पेपर नहीं सर, वो हाँ, तो मतलब उसका पीडीएफ आई थी। हाँ वो गलत होगी, वो किसी ने टाइप करके भेजी होगी आपको। वो अमोनिया बनाने की समीकरण लिखनी है आपने पहले तो। अब वो क्वेश्चन बोल दें एक बार पूरा, क्या था। मेरे क्वेश्चन नोट नहीं है, आप क्वेश्चन बोल दें पूरा। सर N2 का 1 मोल 1 लीटर के कंटेनर में ठीक है, H2 के 3 मोल के साथ ठीक है, मिश्रित किया जाता है। यदि N2 का 50% वियोजन है ओके। तो निम्नलिखित अभिक्रिया ऑप्शन बोल N2 दे, प्लस 3 ऑप्शन बोल दे। 1.5 4.5 4.5 3.0 3.0 6.0। 6.0। ओके, माइक ऑफ कर दे बेटा। क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 2NH3। इसमें आपको एक कंटेनर दिया हुआ है, एक पात्र दिया हुआ है 1 लीटर का। 1 लीटर का पात्र है जिसमें है नाइट्रोजन का 1 मोल, तो नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल दिए हुए हैं। हाइड्रोजन के 3 मोल दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा अगर और आगे क्वेश्चन क्या था वो भी पूरा लिख देता हूं। उसने कहा यदि इस अभिक्रिया में 50% नाइट्रोजन क्रिया कर जाती है, इस रिएक्शन में 50% नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर जाती है, तो अभिक्रिया के अंत में, रिएक्शन के बिल्कुल एंड पॉइंट पर, अभिक्रिया के अंत में कुल मोलों की संख्या क्या होगी। कुल मोलों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल रिएक्शन के एंड में जब 50% नाइट्रोजन जो है वो क्रिया कर जाती है, 50% नाइट्रोजन क्रिया कर जाती है,
तो अभिक्रिया के अंत में कुल मोलों की संख्या क्या होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे रीट में भी एक चैप्टर आपको दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से, रासायनिक समीकरणों के नाम से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो पुट हो सकता है आपसे। तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करता है। अब आप देखो, अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया कर जाता तो ये 2 मोल बनती, ये 2 मोल बनती। अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया कर जाता ये 2 मोल बनती। अब उसने कहा इसका 50% ही क्रिया किया, तो यानी अगर ये 1 मोल लिया था तो ये 0.5 मोल क्रिया किया। और समीकरण कहती है इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया करेगा, और इसके जब इसका 0.5 मोल क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब इसका 0.5 मोल इसके 1.5 मोल से क्रिया करेगा। यानी क्योंकि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया करता है, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करता है, तो नाइट्रोजन का आधा मोल हाइड्रोजन के 1.5 मोल से क्रिया करेगा। और जब 1 मोल 3 मोल से क्रिया करता है तो 2 मोल अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है 2 मोल। आप समीकरण देख सकते हैं, जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करता है तो अमोनिया 2 मोल बनती है। तो जब इसका हम 0.5 मोल लेंगे, वो उसने क्वेश्चन में कहा है 50% नाइट्रोजन, तो हमने 1 मोल का 50% किया तो 0.5 मोल, तो इसका 0.5 मोल इसके 1.5 मोल से क्रिया करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। तो इसका 1 मोल 3 मोल से क्रिया करके इसके 2 मोल बनाता है। अब जब हम इसका 50% ले लेंगे, यानी इसका 0.5 मोल इसके 1.5 मोल से क्रिया करके इसका 1 मोल बनाएगा। अब आप देखो, नाइट्रोजन ली थी 1 मोल, हाइड्रोजन ली थी शुरू में, उसने कहा था कि 1 मोल नाइट्रोजन है 3 मोल हाइड्रोजन है, जिससे हम अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, अमोनिया बननी चाहिए थी 2 मोल, ये तो उसने लिए थे, ये उसने लिए थे। अब क्रिया हुई, इसके 50% ने क्रिया की, यानी 0.5 मोल ने क्रिया की, तो कॉमन सी बात है इसका 0.5 मोल इसके 1.5 मोल से ही क्रिया करेगा, तो इसका 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। अब उसने कहा अभिक्रिया के अंत में कुल मोल कितने रह जाएंगे, कुल मोल कितने होंगे। तो नाइट्रोजन 1 मोल ली थी, 0.5 मोल खर्च होगी, मतलब 0.5 मोल अभी पात्र में बची हुई है, 0.5 मोल बची हुई है। हाइड्रोजन 3 मोल ली थी, 1.5 मोल खर्च होगी, इसका मतलब 1.5 मोल अभी बची हुई है। और जो अमोनिया बनी है, 1 मोल अमोनिया जो बनी है वो तो उस पात्र में ही बनी है, तो 1 मोल अमोनिया भी उस पात्र में बन गई है। फिर 1 मोल नाइट्रोजन ली थी, आधा मोल खर्च होगी, तो आधा मोल बची हुई है जो उस पात्र में पड़ी है। 3 मोल ली थी, 1.5 मोल हाइड्रोजन खर्च होगी, तो 1.5 मोल जो बची हुई है वो उस पात्र में पड़ी है। और अमोनिया जो बनी है वो भी उस पात्र में बनेगी, तो इनकी क्रिया से जो अमोनिया बनी है वो 1 मोल बनी है। अब आप देख लें, आधा मोल नाइट्रोजन बची हुई है, 1.5 मोल हाइड्रोजन बची हुई है, 1 मोल अमोनिया बन गई, तो पात्र में टोटल 3 मोल अवेलेबल होंगे। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, 3 मोल। किसी को डाउट है तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला कह रहा है 50% जो नाइट्रोजन है वो खर्च हो रही है। क्लियर, चलें आगे। अब चलते हैं बोहर मॉडल की कमियों की ओर। बोहर मॉडल की कमियां क्या रही। सबसे पहली कमी तो इसकी रही कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है। हमने डिस्कस किया था कि बोहर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है। तो बोहर मॉडल हम पूरी व्याख्या कर चुके थे, अब इसकी कमी देख रहे हैं हम लोग, और फिर सोमरफील्ड मॉडल करेंगे हम लोग। हल्का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मेन बात ही बताऊंगा उसकी, जहाँ से क्वेश्चन निकलता है। और 100% सोमरफील्ड मॉडल जब जब आया है तब तब वही क्वेश्चन निकला है।
तो बोहर मॉडल की कमी, बोहर मॉडल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है, एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन तंत्र, द्वि इलेक्ट्रॉन तंत्र, त्रि इलेक्ट्रॉन तंत्र यानी बाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ट्राई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन पर लागू नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी कमी जो इसकी थी, जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया था, मान लो इसने क्या कहा था, इसने कहा था ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं। सातवीं कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है तो एक ही रेखा प्राप्त होगी। एक ही लाइन बनाई थी हमने, जब सातवीं से डायरेक्ट पहली में आया, सातवीं से डायरेक्ट पहली में आया तो एक ही लाइन बनेगी। ऐसे ही मान लो पांचवी से दूसरी में आए तो भी एक ही लाइन बनेगी। ऐसे मान लो छठी से चौथी में आए तो भी एक ही लाइन बनेगी। तो इसने कहा था जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो एक रेखा प्राप्त होती है, एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है, एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। यानी स्पेक्ट्रम जो होता है रेखीय होता है, और उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो एक लाइन हमारे को मिल जाएगी, ये स्पेक्ट्रमी रेखा मिल जाएगी। लेकिन जब उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से जब देखा गया तो इसको एक बार तो देखा गया विद्युतीय क्षेत्र में, और देखा गया चुंबकीय क्षेत्र में। उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया। तो जो बोहर ने कहा था ना कि एक लाइन मिलती है, वो सही में एक लाइन नहीं थी। बोहर ने तो कहा था एक ही लाइन मिलेगी, लेकिन जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देखा, मैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देखा, तो वो लाइन एक नहीं होकर बहुत सारी लाइनें थी। तो एक लाइन नहीं होकर बहुत सारी लाइनें थी, ठीक है। तो वो एक रेखा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसमें कई रेखाएं दिखाई दी। तो ये कमी थी। बोहर मॉडल द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि बोहर ने एक स्पेक्ट्रमी रेखा की अवधारणा ही दी थी, जबकि वो स्पेक्ट्रमी रेखा एक रेखा ना होकर कई रेखाओं का ग्रुप होती है, कई रेखाओं का समूह होती है, ग्रुप ऑफ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखते हैं तो वो पूरा ग्रुप दिखता है स्पेक्ट्रल लाइन का, पूरा समूह दिखता है स्पेक्ट्रल लाइन का। तो इसकी व्याख्या बोहर मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकती। जब विद्युतीय क्षेत्र में देखते हैं तो ये तो होता है स्टार्क प्रभाव, इस प्रभाव को तो बोलते हैं स्टार्क प्रभाव, स्टार्क इफेक्ट। और जब चुंबकीय क्षेत्र में देखते हैं तो इस प्रभाव को बोलते हैं जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट। तो आपसे पूछ सकता है जीमान इफेक्ट क्या है। तो जीमान इफेक्ट जो है, या यूं कह देगा कि बोहर द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम को जो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में देखा गया तो कई रेखाएं दिखाई दी, यह प्रभाव कहलाता है। तो यह प्रभाव जो है जीमान प्रभाव कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र में। याद रखने का तरीका बताता हूँ, मिक्स ना हो, ये तो ध्यान रह जाता है स्टार्क और जीमान, स्टार्क और जीमान दो प्रभाव लगने हैं। याद रखने का तरीका देख लो, चय और जय एक ही लाइन में आते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला देखें अपने तो चय, चय के बाद आएगा छय, छय के बाद आ जाएगा जय। तो चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव। तो दूसरा अपने आप हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में स्टार्क प्रभाव, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में जीमान इफेक्ट। तो ये दो प्रभाव लगते हैं। बोहर मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही है। इसकी व्याख्या की थी सोमरफील्ड ने, सोमरफील्ड ने इसी की व्याख्या की थी।
जो बोहर ने एक लाइन बताई थी ना, वो एक लाइन नहीं होकर कई लाइनें थी। तो इसकी व्याख्या सोमरफील्ड ने की थी। कैसे देखो, क्यों थी वो कई लाइनें। अब आता है सोमरफील्ड मॉडल। बोहर ने क्या कहा था कि वृत्ताकार होती हैं कक्षाएं, वृत्ताकार कक्षाएं। सोमरफील्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्ताकार पथ में तो घूमेगा ही घूमेगा। इसके अलावा सर्कुलर में तो घूमेगा ही घूमेगा, वृत्ताकार में तो घूमेगा ही घूमेगा। इसके अलावा कई पथ ऐसे भी होते हैं जो दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ भी होते हैं। तो सोमरफील्ड ने दो पथों की अवधारणा दी थी, एक तो वृत्ताकार और एक दीर्घ वृत्ताकार। अब देखो कैसे वो लाइनें कैसे बनी, ज्यादा क्यों दिखाई दी वो लाइनें, वो देखो। ये पहली कक्षा है बोहर के अनुसार। पहले बोहर वाला सिस्टम देख लें। बोहर के अनुसार ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। इतना ही कर लेते हैं, चौथी कक्षा तक की। सोमरफील्ड ने उपकोश बता दिए थे, सब शेल बता दिए थे कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, इसलिए वो कई लाइनें मिल रही हैं। जैसे बोहर ने कहा कोश होते हैं, शेल होती हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो बोहर को शेल तक ही पता था, लेकिन सोमरफील्ड को सब शेल भी पता लग गए थे। तो पहली कक्षा को हम लोग अब 1 नहीं लिखेंगे, सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1s लिखेंगे, 1s। दूसरी कक्षा को 2 नहीं लिखकर अगर सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग लिखें तो 2s और 2p लिखा जाएगा। इनमें ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे थे बोहर को ये दूसरी कक्षा। तो उसने सोमरफील्ड बताया दूसरी कक्षा में ऐसे भी होता है और p भी होता है। बोहर ने जो तीसरी कक्षा बताई थी, सोमरफील्ड ने बताया कि तीसरी कक्षा में s भी होता है। और क्या क्या होगा तीसरी में? पी और डी, पी होगा, P और D भी होगा, P और D भी होगा, 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। और चौथी कक्षा की बात करें तो बोहर को जो एक लाइन ये वाली एक कोश दिख रहा था, सोमरफील्ड ने इसको उपकोश में बांट दिया। 4s, 4p, 4d, 4f। ये 4s हो गया, उससे ऊपर वाला 4p हो गया, उससे ऊपर वाला 4d हो गया, उससे ऊपर वाला 4f। अब बोहर देखो, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से जब पहली कक्षा में आएगा तो एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी। बोहर ने एक लाइन कही थी, लेकिन सोमरफील्ड ने कहा एक लाइन नहीं है, एक से ज़्यादा लाइनें हैं। क्योंकि चौथी कक्षा से जब वो पहली कक्षा में आ रहा है तो हो सकता है वो 4s से 1s में आए, हो सकता है वो 4p से 1s में आए, हो सकता है वो 4d से 1s में आए, और हो सकता है वो 4f से 1s में आए। तो इस प्रकार जो बोहर को एक लाइन दिख रही थी वो सही में एक लाइन नहीं थी, वो कई लाइनों का ग्रुप्स थी। जैसे यहाँ कक्षा कौन सी है, ये वाली 4th शेल है, ये चौथी कक्षा है, ठीक है। तो बोहर ने तो कहा था जब चौथी से पहली में आएगा तो एक लाइन बनेगी, लेकिन सोमरफील्ड ने कहा वो एक लाइन नहीं होगी, वो एक से ज़्यादा लाइनें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दिखाई दे रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं, उनका मुख्य कारण यही है कि हर कोश, हर शेल आगे उपकोश में डिवाइड है, सब शेल में डिवाइड है, सब शेल में डिवाइड है। उपकोश जो शेल है वो आगे सब शेल में डिवाइड है, सब शेल में डिवाइड है। क्लियर, समझ आ गया एक से ज़्यादा लाइनें क्यों बन रही थी वो?
तो वो एक से ज़्यादा लाइनें बनने का कारण यही था कि बोहर ने कहा था कि कोश होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन सोमरफील्ड ने कहा उसके अंदर उपकोश भी हैं, सब शेल भी हैं। सब शेल, जैसे पहला कोश है तो पहले कोश में 1s उपकोश हो गया, 1s सब शेल हो गई। दूसरे में 2s भी हो गया, 2p भी हो गया। तीसरे में 3s भी हो गया, 3p भी हो गया और 3d भी हो गया, 3d भी हो गया। उसके बाद चौथे में चलोगे तो 4s भी हो जाएगा, 4p भी हो जाएगा, 4d भी हो जाएगा और 4f भी हो जाएगा। अब एक सिंपल सी बात है, चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आए तो एक लाइन बननी चाहिए। चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आए तो एक लाइन बननी चाहिए, लेकिन जो सोमरफील्ड मॉडल है वो क्या कहता है, एक ही बनेगी क्या सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग? नो सर, सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग 4 बनेगी। ऐसे ही तीसरी से दूसरी में आए तो बोहर के अकॉर्डिंग एक ही बननी चाहिए, बोहर के अकॉर्डिंग तो एक ही बननी चाहिए, लेकिन सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग देखो तो सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग कितनी बनेगी? 3 नहीं बनेगी, 4 6 बनेगी। जल्दी मत क्या करो, जल्दी कर जाते हो। 6 बनेगी या 4 ही बनेगी? 6 पता लगा कैसे बनी है? यस सर। हाँ बिल्कुल, वो 3s। नो सर। मैं बता देता हूँ, नहीं पता लगा। देखो तीसरी कक्षा में वो 3s से 2s में आ सकता है, 3s से 2p में भी आ सकता है। हो सकता है वो 3p से 2s में आए या 3p से 2p में आए। हो सकता है वो 3d से 2s में आए या हो सकता है वो 3d से 2p में आए। बन गई 6। यस सर। तो कॉमन सी बात है, 3s है तो 3s से 2s 2p में आ सकता है, 2 लाइनें तो ये बन गई। 3p से 2s 2p में आ सकता है, 2 लाइनें ये बन गई। 3d से भी 2s 2p में आ सकता है, 2 लाइनें फिर बन जाएंगी। तो इस प्रकार कितनी लाइनें बन जाएंगी? 6 लाइनें बन जाएंगी। तो ये हमारे पास सोमरफील्ड मॉडल था। तो सोमरफील्ड ने शेल के साथ साथ, शेल तो बता दिया था बोहर ने, कोश तो बता दिया था बोहर ने, ठीक है, और उपकोश बता दिया किसने? सब शेल बता दी किसने? सोमरफील्ड ने। तो सोमरफील्ड ने सब शेल बता दी थी। तो इस प्रकार शेल की जो कॉन्सेप्ट था वो बोहर ने दिया, सब शेल का कॉन्सेप्ट जो था वो सोमरफील्ड ने दिया था, सोमरफील्ड ने। अब देखो शेल को व्यक्त करने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है बताओ? शेल को व्यक्त करने वाली क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर जो शेल को n। तो इसीलिए n की अवधारणा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या की अवधारणा बोहर ने दी थी, ठीक है। उपकोश को, सब शेल को व्यक्त करने वाली कौन सा? l, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विअंशी क्वांटम संख्या। तो द्विअंशी क्वांटम संख्या की अवधारणा किसने दी? l की अवधारणा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की अवधारणा किसने दी? सोमरफील्ड ने, क्योंकि सब शेल को व्यक्त करती है वो, सब शेल बताया था सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है वो देखो, सोमरफील्ड ने 2 पथ बताए थे, कौन कौन से? एक तो वृत्ताकार और एक बताया दीर्घ वृत्ताकार, एक तो सर्कुलर और एक इलिप्टिकल। एक तो सर्कुलर और एक इलिप्टिकल। अब आपसे पूछेगा वो कितने दीर्घ वृत्ताकार है। जैसे वो कह देगा, मान लो आपको कोई कक्षा दे देगा, ठीक है, जैसे वो कह देगा एल कक्षा, एल शेल में कितने दीर्घ वृत्ताकार पथ हैं? एल कक्षा में, एल कक्षा कौन सी होगी? पहली, दूसरी या तीसरी? एल कक्षा दूसरी। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कक्षा है ना, मैं एक टेबल बना देता हूं, कक्षा यानी शेल, जैसे पहली कक्षा है यानी एल कक्षा है, के कक्षा, सॉरी, पहली कक्षा यानी के कक्षा, दूसरी कक्षा यानी एल कक्षा, तीसरी कक्षा यानी एम कक्षा
और चौथी कक्षा यानी n कक्षा। तो ये कक्षाएं हैं हमारे पास, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सब कक्षाओं में एक एक वृत्ताकार पथ होता है। सर्कुलर पाथ जो होता है वो सब में एक एक ही होता है, ठीक है, सब में एक एक होता है। बोहर को यही दिखाई दे रहा था तो उसने यूं बनाया था, देखो न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा क्योंकि इसमें एक सर्कुलर पाथ है, ये दूसरी कक्षा इसमें भी एक सर्कुलर पाथ है, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ठीक है। लेकिन सोमरफील्ड ने कहा उसमें सर्कुलर पाथ्स के अलावा पाथ्स के अलावा दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार पथ भी होते हैं। कितने? पहली कक्षा में कोई दीर्घवृत्ताकार पथ नहीं होता, दूसरी में टोटल 2 पथ होते हैं। कितने? 2 में से एक वृत्ताकार है तो एक दीर्घवृत्ताकार है। तीसरी कक्षा में 3 पथ होते हैं जिसमें से एक वृत्ताकार है तो 2 दीर्घवृत्ताकार है। चौथी कक्षा में 4 पथ होते हैं, 4 में से एक वृत्ताकार है, 3 दीर्घवृत्ताकार है। वो पथ थे कौन कौन से? पहली कक्षा में सिर्फ 1s पथ था, 1s एक ही पथ था, वो एक वृत्ताकार है तो दीर्घवृत्ताकार 0 है। दूसरी कक्षा में 2s भी होता है, 2p भी होता है, तो 2 पथ दिखेंगे, 2s का भी दिखेगा, 2p का भी दिखेगा। इसमें से एक वृत्ताकार है तो एक दीर्घवृत्ताकार है। तीसरी कक्षा में 3s 3p 3d 3 पथ हो गए, वृत्ताकार एक होगा तो दीर्घवृत्ताकार 2 हो जाएंगे। चौथी कक्षा में 4s 4p 4d 4f 4 पथ हो गए, 4 में से एक वृत्ताकार और 3 दीर्घवृत्ताकार होते हैं। मोटी मोटी बात, आपको इतना एसपीडीएफ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोमरफील्ड ने वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार 2 पथ बताए थे, ठीक है। इलेप्टिकल पाथ भी बताया था इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेप्टिकली भी मूव करता है। अब कितने इलेप्टिकल होते हैं सीधा हिसाब है। पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में एक ही पथ होएगा जो कि वृत्ताकार हो जाएगा, तो दीर्घवृत्ताकार इसमें 0 होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ इसमें नहीं होता है। कक्षाएं दूसरी कक्षा में 2 पथ हैं, 2 में से एक वृत्ताकार पथ हो गया और एक दीर्घवृत्ताकार पथ हो जाएगा। कक्षाएं तीसरी कक्षा में 3 पथ हैं, 3 में से एक वृत्ताकार हो गया, 2 दीर्घवृत्ताकार हो जाएंगे। कक्षाएं चौथी कक्षा में 4 पथ हैं, 4 में से एक वृत्ताकार हो गया और 3 दीर्घवृत्ताकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है, आपको यूं दे देता है एम शेल में, मतलब तीसरी कक्षा में इलेप्टिकल पाथ दीर्घवृत्ताकार पथ कितने हैं बताओ एम में? 2 हिसाब लगा लेंगे आप, के एल एम तीसरी कक्षा होगी, तीसरी कक्षा में 3 पथ होंगे, आप हिसाब लगा लें कि m तीसरी कक्षा हो गई, तीसरी कक्षा में 3 पथ हो जाएंगे, 3 में से एक वृत्ताकार रहेगा तो 2 ऑटोमेटिक दीर्घवृत्ताकार हो जाएंगे। तो वृत्ताकार पथ सब में एक एक होता है, यही बोर को दिखाई दे रहा था, ठीक है। ये दीर्घवृत्ताकार पथ बोर को दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए बोर को एक ही रेखा दिख रही थी, चाहे यहाँ से यहाँ आए एक लाइन मिलेगी, यहाँ से यहाँ आएगा तो भी एक लाइन मिलेगी। लेकिन सोमरफील्ड को अलग अलग लाइनें दिखी, क्योंकि सोमरफील्ड को दीर्घवृत्ताकार पथ भी दिख रहे थे। तो दीर्घवृत्ताकार से जब वृत्ताकार में जाएगा एक लाइन तो यही बन जाएगी, ठीक है। और दीर्घवृत्ताकार से जब दीर्घवृत्ताकार में जाएगा तो जितने दीर्घवृत्ताकार पथ हैं उतनी लाइनें बनती जाएंगी। क्लियर? कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं।